हाँ जी, तो कर रहे हैं दोस्तों ईरान की वॉर को फॉलो। खैर, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ अपडेट्स आ रही हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वो वीडियोस आपके साथ डिस्कस करें और उसमें से एग्जाम क्यूरेटेड कंटेंट आपके साथ लेके आ सकें। बहरहाल एक पावर स्ट्रक्चर समझते हैं ईरान में। ये हमको पता है कि आयतोला खमीनी वो नहीं रहे हैं, उनको मार दिया गया है। अब उनके जो बेटे हैं उनके सक्सेसर माने जा रहे हैं। लेकिन पावर पिरामिड है क्या ईरान में, पावर स्ट्रक्चर ईरान में है क्या, उसको समझते हैं। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था और उसी आर्टिकल के आधार पे मैंने कुछ कंटेंट बनाया है जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन ये क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन को भी पॉज कर लो, अभी देख लो, बिकॉज ये आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और अगेन आप इसको रिविजिट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन फिर से देखना है कि क्या पूछा गया था और इसका सही आंसर क्या, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, देखो, इंपॉर्टेंट पावर इंस्टीट्यूशंस इन ईरान में समझने से पहले हम ये देखें कि ईरान क्या है। ईरान डेमोक्रेसी है, ईरान थियोक्रेसी है, ईरान रिपब्लिक है, ईरान कंट्रोल डेमोक्रेसी है, क्या है। भारत में हमको पता है भैया पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है। हमको यहां पे पता है कि भैया पावर किसके हाथ में किसके हाथ में नहीं है। अब यहां पे ईरान में कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है इलेक्टेड लीडरशिप का, नॉमिनेटेड लीडरशिप का, थियोक्रेसी का, कंट्रोल डेमोक्रेसी का। और जब मैं थियोक्रेसी की बात कर रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं थियोक्रेसी, तो यानी कि यहां पे रिलीजन को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है। देखो, ईरान का पॉलिटिकल आर्किटेक्चर कंबाइन करता है रिलीजियस अथॉरिटी को, सबसे सुप्रीम जो अकाउंटेबिलिटी है ईरान में लोगों की या सरकारी अफसरों की या सरकारी इंस्टीट्यूशंस की, सुप्रीम अथॉरिटी को ही अकाउंटेबिलिटी है। और सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? रिलीजियस अथॉरिटी। तो यहां पे आपको रिलीजियस अथॉरिटी, इलेक्टेड लीडरशिप, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, ये सब देखने को मिलेगा। तो बड़ा एक हाइब्रिड थियोक्रेटिक रिपब्लिकन गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। क्या ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम मिस कर रहे हैं या हमने मिस आउट कर दिया अपने संविधान में बनाने के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। सुप्रीम लीडर जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। देखो, इस वीडियो को सेव कर लेना। कोई आपसे पूछे, कोई भी आपसे पूछे कि बेटा बताओ कि ईरान का पावर स्ट्रक्चर क्या है, पता होना चाहिए। सिर्फ ये थोड़ी बोल के होगे कि हाँ अंकल वो आयतोला को मार दिया अमेरिका ने, ये हो गया वो हो गया, कोई नया आयतोला। पता होना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं जो एग्जाम रेलेवेंट स्पेसिफिक होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपकी नॉलेज में बहुत होनी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम लीडर जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है और कई सारे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज जो हैं वो उसके नीचे काम करते हैं। अब जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे वो गवर्नेंस से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी डिसीजन से रिलेटेड हो, सक्सेशन से रिलेटेड हो, ये सारे सुप्रीम लीडर के अंदर काम करते हैं। तीन पर्टिकुलरली इंफ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं। एक तो है इंटरिम लीडरशिप काउंसिल। अब जैसे आयतोला मर गया, डेथ होगी उसकी, मार दिया गया, या आयतोला अगर इनकैपेसिटेट हो या किसी कारणवश वो आगे कंटिन्यू ना कर सके, तो एक इंटरिम लीडरशिप काउंसिल का रोल आता है। उसके बारे में 1 मिनट में मैं बात करूंगा। देन आती है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड देन आता है आपका IRGC, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और इस्लाम रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये बॉडीज जो हैं, ये तीन बॉडीज, ये 1 2 3, ये कलेक्टिवली डिटरमिन करते हैं कंटिन्यूटी। ये डिटरमिन करते हैं कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पॉलिसी। ये कंटिन्यूटी को इंश्योर करते हैं। और इवन इन द केस अगर सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाती है। रेजीम सर्वाइवल, देखो आयतोला खोमेनी जो है वो, उनका जो टारगेट, मतलब उनके ऊपर जो हथियार, उनके ऊपर जो टारगेट बना हुआ था, वो शिकंजे पे थे, वो काफी टाइम से हिट लिस्ट पे थे, ये सबको पता था। और इसी करके ईरान का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि आयतोला कल को मर जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी ऐसी बात हो जाए, तो ईरान की रणनीति में, उसकी गवर्नेंस में, उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, रिजीम सर्वाइवल होना चाहिए। देखो फर्क समझो, रिजीम क्या होती है? रिजीम होती है जो कि लोगों पे थोपी जाती है, रिजीम। ऑलराइट, जो जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज में एक बहुत, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, वहां पे एक बहुत कॉमन ट्रेंड है डिक्टेटर्स का। तो वो रिजीम्स होती है जहां पे कोई चीज थोपी गई है, जैसे कि गद्दाफी था लिबिया में, रिजीम। सद्दाम हुसैन था, दैट वाज अ रिजीम। ऑलराइट, तो रिजीम सर्वाइवल जो है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की बात है। लोग बचे ना बचे वो इतना मैटर नहीं करता, रिजीम सर्वाइवल अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। स्पेसिफिकली जब कोई नेशनल क्राइसिस हो, जैसे कि अभी हो रहा है, या लीडरशिप में कोई ट्रांजिशन आता है। ये देखिए ऊपर सुप्रीम लीडर है जिसके पास हाईएस्ट पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी है, और इसके नीचे 3 ऑर्गन्स आ गए। गार्डियन काउंसिल जो कि संविधान का गेटकीपर है ईरान के, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कि सिक्योरिटी पॉलिसी डिसाइन करता है, और IRGC जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है, मिलिट्री बैकबोन। और देन इनके नीचे आता है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है
या जो लेजिस्लेटिव है पार्लियामेंट, ये सबसे नीचे आता है, ये सबसे नीचे आता है। देखो भारत में हम कहते हैं कि जो तीनों ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये को एग्जिस्ट करती है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स तो हम नहीं फॉलो करते हैं, आई एम श्योर इतना आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, को एग्जिस्टेंस की बात आती है ना। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे ईरान का जो पावर पिरामिड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है कि यहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की जगह ही सबसे नीचे है, सबऑर्डिनेट है, और रिलीजियस अथॉरिटी सबसे सुप्रीम है। ना आर्टिकल 111 ऑफ ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वैसे मैं एक बात बताऊं, आर्टिकल 111 भारत के संविधान का क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा। आर्टिकल 111 ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि अगर सुप्रीम लीडर मरता है या रिजाइन करता है या किसी कारणवश वो उस कैपेसिटी में नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो लीड कर सके, तो एक टेम्पररी लीडरशिप मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। अब जो काउंसिल है, इंटरिम लीडरशिप काउंसिल, जो कि एक्टिवेट होगी, वो परफॉर्म करेगी सुप्रीम लीडर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को, जब तक उसका कोई सक्सेसर नहीं सामने आ जाता। उसका सक्सेसर किसके द्वारा इलेक्ट और सिलेक्ट किया जाएगा? उसका जो सक्सेसर है वो सिलेक्ट किया जाएगा बाय अनदर बॉडी जिसका नाम है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। अब ये जो इंटरिम काउंसिल है जो कि एक्टिवेट होती है, कब होती है? जब सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे या इनकैपेसिटेट हो। तो ये जो इंटरिम काउंसिल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तीन ऑर्गन्स का, तीन इंस्टीट्यूशंस का ट्रायंगुलर बैलेंस, पॉलिटिकल, जुडिशियल एंड क्लरिकल अथॉरिटी। अभी आपको बताता हूं, यानी कि ये जो आपकी इंटरिम लीडरशिप काउंसिल है, इसमें आपका प्रेसिडेंट भी आएगा ईरान का, इसमें आपके चीफ जस्टिस भी आएंगे ईरान के, और इसमें आयतोला भी आएगा। अब बात समझो, प्रेसिडेंट ईरान कौन है? मसूद पेजिशकियां। चीफ जस्टिस कौन है? गुलाम हुसैन मोहसेनी। और आयतोला अली रेजा आरफी, ये डेप्यूटी चेयरमैन है ऑफ द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स वो है जो कि सिलेक्ट करता है नेक्स्ट आयतोला। अभी एक्टिंग आयतोला जो है, एक्टिंग आयतोला, जब तक खोमेनी के बेटे फॉर्मली नहीं संभालते आयतोला की कुर्सी, तो अभी तक एक्टिंग आयतोला अली रेजा आरफी है। अब ये देखो, सुप्रीम लीडर थे खोमेनी, उनकी डेथ होगी, राइट? अब क्या हुआ? इंटरिम लीडरशिप काउंसिल एक्टिवेट हो गया अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द इरानियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंटरिम लीडर काउंसिल में आपके तीन लोग आ गए, प्रेसिडेंट आ गया, चीफ जस्टिस आ गया, सीनियर क्लरिक आ गया। ये जो सीनियर क्लरिक है अली रेजा आरफी, ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में से है। एंड देन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो है, इंटरिम लीडरशिप काउंसिल जो है, इस पे तीन लोग आते हैं, उसके नीचे आती है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। तो ये तीनों लोग असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को बोलते हैं कि भैया अब आपने एक नया सुप्रीम लीडर सिलेक्ट करना है। बात समझ रहे हो? इंटरिम लीडरशिप काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। तो यानी कि जो सुप्रीम लीडर है और जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, उसके बीच में आपकी इंटरिम लीडरशिप काउंसिल तब आती है जब बेटा ये सिचुएशन हो जो ऐसे ईरान में हुई है कि सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाए या इनकैपेसिटेटेड हो। अब ये जो सीनियर क्लरिक है आयतोला अली रेजा आरफी, ये ऑलरेडी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में से ही एक मेंबर है, ऑलरेडी सीनियर पोजीशन पे है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, अब नॉर्मल टाइम्स में ये तो मैकेनिज्म तब एक्टिवेट हुआ जब आयतोला की डेथ हुई है। नॉर्मल टाइम्स में एक बॉडी है द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये ईरान की हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये जिम्मेवार है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी, इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस या किसी किस्म के एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट्स आ रहे हो, इन सबसे डील कैसे करना है। अब इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को फॉर्मली प्रेसिडेंट चेयर करता है, लेकिन सुप्रीम लीडर जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है इन सब के फैसलों पे। यानी कि प्रेसिडेंट जो है एक रबर स्टैंप है, प्रेसिडेंट जो है एक रबर स्टैंप है, अल्टीमेट अथॉरिटी सुप्रीम लीडर के पास है। ऑलराइट, अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं इस सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इसमें क्या हो गया? सिक्योरिटी काउंसिल में बात समझो, यहां पे आपके सुप्रीम लीडर आ गए, देन उसके बाद आगे प्रेसिडेंट, ऑलराइट, एंड देन प्रेसिडेंट के नीचे आती है आपकी, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अल्टीमेट अथॉरिटी सुप्रीम लीडर की है। जो भी फैसले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेगा, उन सब फैसलों को वीटो करने की अथॉरिटी अल्टीमेटली सुप्रीम लीडर के पास है। चेयर इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लीड बेशक प्रेसिडेंट करता है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी सुप्रीम लीडर के पास है। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल में कौन से मेंबर्स आते हैं? इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, इंटेलिजेंस, स्पीकर ऑफ द इरानियन पार्लियामेंट, ईरान के पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं, इजराइल के पार्लियामेंट को नेसेट कहते हैं। देखो ये पता होना चाहिए आपको, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। इजराइल के पार्लियामेंट को नेसेट कहते हैं, ऑलराइट, ईरान के पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं। देन चीफ
सीनियर कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आईआरजीसी। ठीक हो गया। देन अब ये स्ट्रेटेजिक रोल क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का? ये कंसेंसस बनाते हैं, पॉलिटिकल, मिलिट्री, क्लरिकल लीडरशिप में जो भी अहम फैसले लेने उसमें कंसेंसस बनाते हैं। और ईरान का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, चाहे वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस है या सिक्योरिटी क्राइसिस है, इस सब का जो फैसला लेता है वो ईरान का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेता है। ऑलराइट, तो सुप्रीम लीडर फाइनल स्ट्रेटेजिक अथॉरिटी है, इसके नीचे आती है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कि ईरान की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी है। इसको प्रिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट, ऑफ ईरान। और इसमें और कौन से मेंबर्स आते हैं? पार्लियामेंट का स्पीकर आ गया, चीफ जस्टिस आ गया, मिलिट्री कमांडर्स आ गए और रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द आईआरजीसी। अब आईआरजीसी के बारे समझते हैं। अब आईआरजीसी के बारे हमने बहुत सुना है कि आईआरजीसी अभी जो हो रहा है ईरान में, जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो ईरान अटैक्स कर रहा है, ईरान जो मिलिट्री ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर कर रहा है अक्रॉस द गल्फ रीजन, वो कौन करवा रहा है? वो आईआरजीसी कर रहा है। आईआरजीसी सबसे पावरफुल मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है ईरान में, और ये अलग है, इरानियन आर्मी अलग है, आईआरजीसी अलग है ना। आईआरजीसी बना था 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, ताकि वो रेवोल्यूशन के बाद, जो क्रांति के बाद जो एक क्रांतिकारी पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ 1979 के बाद, उसको प्रोटेक्ट कर सके और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से भी प्रोटेक्ट कर सके। अब ये जो आईआरजीसी है, ये डायरेक्टली सुप्रीम लीडर आयतोला को ही रिपोर्ट करते हैं। इनके बीच में और कोई रिपोर्टिंग नहीं आती है। इनके खुद के अपने मिलिट्री ब्रांचेस हैं, इनके अपने खुद के ग्राउंड फोर्सेस हैं, एरोस्पेस फोर्सेस हैं, नेवल फोर्सेस हैं। बात समझो, ईरान की आर्मी अलग है, आईआरजीसी अलग है। आईआरजीसी खुद अपनी अलग से ग्राउंड, नेवी और एयरफोर्स मेंटेन करके रखती है। ऑलराइट, और एक और पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि आईआरजीसी के अंडर काम करती है, बसीज। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आईआरजीसी ईरान के रीजनल मिलिट्री स्ट्रैटेजी में। चाहे उसके कोई भी ऑपरेशंस है वेस्ट एशिया में, कोई भी जो सपोर्ट है टुवर्ड्स द हूथीज, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब ऑपरेट आईआरजीसी करता है और बहुत इंफ्लुएंस होल्ड करता है आईआरजीसी इन पॉलिटिक्स के मैटर्स, इकोनॉमिक्स के मैटर्स, इंटेलिजेंस नेटवर्क, सिक्योरिटी के मैटर्स। और ये केवल इट इज नॉट फंक्शनिंग ओनली एज अ मिलिट्री फोर्स, बट दिस इज ऑल्सो द गार्डियन ऑफ द आइडियोलॉजी, द कोर आइडियोलॉजी विच इज द फाउंडेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो सुप्रीम लीडर डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आईआरजीसी को, और आईआरजीसी की खुद की अपनी ग्राउंड फोर्सेस हैं, एरोस्पेस फोर्सेस हैं, नेवल फोर्सेस हैं, और जो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ईरान का, उसका नाम है बसीज। ऑलराइट, नाउ अब ये बॉडीज मैटर क्यों करती हैं ईरान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए? बात को समझो। टुगेदर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी और एक सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर। ऑलराइट, और यही सेंट्रलाइजिंग कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जब लीडरशिप ट्रांजिशन होता है। ऐसा ये ईरान का स्ट्रक्चर कहता है, हम नहीं कह रहे। इंटरिम लीडरशिप काउंसिल जो कि एक्टिवेट होता है आर्टिकल 111 के तहत, वो प्रिवेंट करता है कि भी रिजीम कोलैप्स ना हो। यानी कि आप देखो कि यहां पे कंटिन्यूटी किसकी हो रही है? यहां पे कंटिन्यूटी विल ऑफ द पीपल की नहीं हो रही है। यहां पे कहीं भी आपको विल ऑफ द पीपल समझ आ रही है? विल ऑफ द पीपल, तो पॉलिटिकल विल ऑफ द पीपल इतनी स्ट्रांग यहां पे नहीं है। पार्लियामेंट होगा, प्रेसिडेंट होगा, लेकिन जो अल्टीमेट विल किसकी है? वो सुप्रीम लीडर की है, लोगों की नहीं है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेट करता है ईरान के नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी रिस्पॉन्सेस। आईआरजीसी सेफगार्ड करता है रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को, और मिलिट्री बैकबोन है रिजीम का। और ये इंस्टीट्यूशंस को समझना बहुत जरूरी है अगर हम समझना चाहें कि ईरान में कौन पावर होल्ड करता है, ईरान की डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है, चाहे वो अभी का मामला हो या चाहे वो पिछले साल जब ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हो रहा था, या वो जिनीवा में न्यूक्लियर टॉक्स हो रहे थे। ऑलराइट, तो ये कंप्लीट पावर पिरामिड है। इसको प्लीज इस वीडियो को सेव कर लेना, नोट कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर, देन गार्डियन काउंसिल आती है। अब ये गार्डियन काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्टोरल कंट्रोल करती है, लेकिन जब सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाए तो इंटरिम काउंसिल, यही गार्डियन काउंसिल इंटरिम काउंसिल बन जाती है जो एक्टिवेट होती है। देन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आती है, इसके नीचे आती है आईआरजीसी, देन आते हैं प्रेसिडेंट और देन आता है पार्लियामेंट। यानी कि आप देखो कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट से भी ऊपर आईआरजीसी है। अब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ही क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है ईरान में। कहने को ईरान की डेमोक्रेसी सिर्फ यहां तक ही है, बिल्कुल अगर पिरामिड के लोअर बॉटम पे हम देखें, कहने को वहीं पर डेमोक्रेसी है, लेकिन ऊपर तक कहीं दूर दूर तक डेमोक्रेसी नहीं है। और जबकि इन्फ्लुएंस और पावर होल्डिंग कैपेसिटी यहां पे है, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। ऑलराइट,
सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके साथ ये बात डिस्कस करनी। बहरहाल गार्डियन काउंसिल के बारे में आपको बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गेटकीपर है, 12 मेंबर की बॉडी है जो कि इंश्योर करती है कि कोई भी कानून जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है वो कंप्लाई करता है कि नहीं करता शरिया के प्रिंसिपल्स के साथ। इसमें 6 इस्लामिक ज्यूरिस्ट भी आते हैं जो कि अपॉइंट आयतुल्ला के द्वारा करे जाते हैं, और 6 लीगल एक्सपर्ट आते हैं जो कि जुडिशरी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और अप्रूव पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो गार्डियन काउंसिल है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंफ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, एक्सर्ट करता है जब इलेक्शंस का टाइम होता है, और ये डिटरमिन करता है कि कौन पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है। यानी कि बात समझो, एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसको हम गार्डियन काउंसिल कहते हैं, वो फिल्टर आउट करता है, वेटिंग करता है कि भैया कौन कैंडिडेट फिट है कि ये प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो सकता है या ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। और कई सारे लोग होते हैं दावेदार प्रेसिडेंसी के लिए, पार्लियामेंट्री पोजीशन के लिए। तो वो कौन से लोग दावेदार होंगे? वो दावेदार कौन करेगा? वो ये गार्डियन काउंसिल करेगा। यहां पे तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि भाई यहां पे कोई बॉडी बैठी है जो देख रही है कि भाई कौन यहां पे लोकसभा की सीट के लिए खड़े हो सकता है। कोई भी उठ के आ सकता है भैया, कोई भी उठ के आ सकता है। ऑलराइट, ऑफ कोर्स आपकी वो सर्टेन एज लिमिट हो। और प्रेसिडेंट हाईएस्ट इलेक्टेड ऑफिशियल है ईरान का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव ब्रांच को मैनेज करने के लिए और डोमेस्टिक पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये लीड करता है, चेयरमैन है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, और जितने भी इकोनॉमिक फैसले हैं, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की बात हो, उसको ओवरसी ये करता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी रिमेन्स सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम लीडर, स्पेसिफिकली इन द मैटर्स व्हिच आर रिलेटेड टू डिफेंस, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। और जो ईरान का पार्लियामेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पासिंग द लॉज, फॉर अप्रूविंग द बजट्स एंड ऑल्सो फॉर सुपरवाइजिंग द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। जो मेंबर्स हैं वो पॉपुलर वोट के जरिए इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उनको पहले अप्रूव करना पड़ता है, बट दीज आर फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द गार्डियन काउंसिल, जैसे आपको बताया था। और जो मजलिस यानी कि ईरान के पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लेजिस्लेशन पास होती है उसको रिव्यू और अप्रूव कौन करता है? गार्डियन काउंसिल। यहां पे क्या होता है कि पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया, उसके बाद प्रेसिडेंशियल असेंट जरूरी होता है। यहां पे प्रेसिडेंट के पास असेंट नहीं जा रहा है, यहां पे फाइनल अथॉरिटी गार्डियन काउंसिल के पास है। गार्डियन काउंसिल उस बिल को, उस प्रस्ताव को अप्रूव करेगा, तभी वो कानून बनेगा। यहां पे प्रेसिडेंट का काम सिर्फ एग्जीक्यूशन का है, अप्रूवल का नहीं है। एंड देन आईआरजीसी, उसके बारे में आपको मैंने बताया। सो दोस्तों आ जाओ, जुड़ जाओ रैपिड रिवीजन प्रोग्राम में। हम 2 मार्च से लेके 17 मार्च तक, यानी कि अब आज तो वैसे खैर आपकी 6 मार्च हो चुकी है, तो और 10 दिन पड़े हैं। तो ये रैपिड रिवीजन में रोज बैठ के पढ़ेंगे हम। हर एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन देते हैं और रोज 7 आवर्स की हम पढ़ाई करते हैं, इंटेंस पढ़ाई करते हैं, जहां पे हम सारा का सारा कंटेंट डिस्कस करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ऑलराइट, तो प्लीज इसमें जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। और बाकी मुझे आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलेंगे। और अगेन आपको मैं पहले वो क्वेश्चन दिखा दूं इससे पहले कि आप भाग जाएं। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आपको मैंने दिया था, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट में बताइएगा। और आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है जरा वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं जी।